स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माई सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे नीट का PT1 जो आपको अभी संडे को हुआ है 2 अगस्त को। होपफुली आप सभी ने पेपर को अच्छे से पढ़कर सॉल्व किया होगा और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी। देखो बच्चों, पेपर को डिस्कस करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो कोशिश कीजिए पहले क्वेश्चन को पूरा ध्यान से बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ें। आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, चीजें आपको पता है, तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो क्वेश्चन को आराम से धीरे धीरे पढ़ के उसको सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा गलती यही होता है, वो सिली मिस्टेक्स होती है कि हम कहीं ना कहीं या तो वैल्यू को गलत पुट कर देते हैं या फिर डेसिमल को कहीं अलग जगह प्लेस कर देते हैं या ऑप्शंस को इनकरेक्टली सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी मैं पहले फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का डिस्कशन होगा। इनऑर्गेनिक सोनल सर डिस्कस करेंगे और ऑर्गेनिक दीक्षित सर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं फिजिकल के फर्स्ट क्वेश्चन को। गिवन है आपको नंबर ऑफ जिंक एटम प्रेजेंट इन 162 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड इज। आपको जिंक एटम बताने हैं, जिंक ऑक्साइड में कितने जिंक एटम प्रेजेंट है। यस, Na की टर्म में आपको ऑप्शन गिवन है जो कि कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। ठीक है, तो आपको गिवन है मास ऑफ जिंक ऑक्साइड कितना 162 ग्राम, इतना मास आपको गिवन है। अब अगर आपको इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स पता है, नंबर ऑफ एटम्स कितने वो पता करना है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड कितने हैं। बिकॉज हमें पता है 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, Na के बराबर। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लग गया तो एक मॉलिक्यूल में कितना जिंक है 1, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड निकालने के लिए आपको इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास ऑफ जिंक ऑक्साइड आपको गिवन है 65 जिंक का एटॉमिक मास है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, कितना हुआ ये 81 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल जिंक ऑक्साइड का मास कितना है 81। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड कितना होगा 162 अपॉन 81, मींस आपको मिल जाएगा 2 मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड के 2 मोल हैं, हमें पता है 1 मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड, किसी का भी 1 मोल है, 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो उसमें कितना मॉलिक्यूल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल है, हमें Na की टर्म में ही निकालना है, तो चलिए Na की टर्म में ही पुट कर दें। 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होगा, तो कितना मोल है हमारे पास 2 मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड, कितना मॉलिक्यूल होगा 2 Na मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक ऑक्साइड में कितने जिंक एटम है 1, तो 1 मॉलिक्यूल, नेक्स्ट स्टेप की बात करें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक ऑक्साइड इक्वल टू 1 एटम। तो कितना मॉलिक्यूल है आपके पास 2Na, सो 2Na मॉलिक्यूल ऑफ जिंक ऑक्साइड कितना होगा 2Na एटम ऑफ जिंक। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर। चलिए सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन आपको सेकंड क्वेश्चन 6.022 into 10⁻22 atoms of A, 0.2 moles of B and 12.04 into 10⁻22 atoms of C combine to make a compound. The empirical formula of compound, simplest ratio. empirical formula means जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उस एटम के नंबर ऑफ मोल्स कंपाउंड में कितने हैं। ठीक है, तो कैसे, जैसे CaCO3 है, 1 मोल के अंदर 1 मोल कैल्शियम है, 1 मोल कार्बन है, 3 मोल ऑक्सीजन एटम, ये क्या हो गया इसका सिंपलेस्ट रेशियो। तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए हर एटम के। तो आपको 3 एटम गिवन है A, B, C, इससे क्या बना है यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है, तो उसका फॉर्मूला बताना है। इसके कितने आपको एटम गिवन है 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स। तो अगर नंबर ऑफ एटम से आपको मोल निकालना है, हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 में कितना मोल होता है 1 मोल। तो अगर एक एटम है तो उसमें कितना होगा 1/6.022 इंटू 10⁻23, और कितने एटम है आपके पास 6.022 इंटू 10⁻22, तो इसमें कितना मोल होगा
6.022 into 10 to power 22 अपॉन 6.022 इंटू 10 to power 23। तो आपको Na से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ A होंगे 6.022 इंटू 10 to power 23। क्लियर। सेकंड गिवन है आपको 0.2 मोल ऑफ B, इसके नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली आपको गिवन है। C गिवन है 12.04 इंटू 10 to power 22 एटम्स, इनको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या अगेन वही यूनिटरी मेथड, 6.022 into 10 to power 23 means 1 mole, 1 atom means 1 upon 6.022 into 10 to power 23 mole, और 12.04 into 10 to power 22 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6.02 into 10 to power 23। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 6.022 से 6.022 20 10 to power 22 10 to power 23 10 बचेगा। यहाँ पर कितना, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच रहा है, ये 10 बच रहा है। ठीक है, तो क्या बचा, A 1/10, B 0.2 एंड C 2/10। तो इसको यहाँ पे फ्रैक्शन से सिंपल रेशियो में चेंज कर दें, तो सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना बचेगा, A इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 2, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 2, तो फॉर्मूला क्या होगा AB2C2। तो आंसर क्या होगा AB2C2 मींस थर्ड आंसर आपको मिल जाएगा। राइट, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। गिवन आपको 0.44 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड 2 to 4 ml at STP, then its vapor density is, yes, देखिए वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास बाय 2। हम ये किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, केवल गैस के लिए ही वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास ऑफ गिवन गैस अपॉन मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस होता है। रेफरेंस गैस कुछ भी गिवन ना हो तो आप क्या यूज में लेते हैं, उसको 2 ही यूज में लेते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे जो गैस गिवन है उसका वेपर डेंसिटी निकालना है तो उसका मोलर मास भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको गिवन है यहाँ पे कि 0.44 ग्राम का वॉल्यूम कितना है 224 ml। तो यहाँ पे एसटीपी पर हमें पता है एट एसटीपी 1 मोल गैस वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर मींस 22400 ml। तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम इतना होता है, और 1 मोल गैस के मास को ही आप क्या बोलते हैं, मोलर मास। राइट, तो आपको 224 ml का मास गिवन है, अगर इसका मास मिल जाएगा तो वही क्या होगा 1 मोल गैस का मास मींस मोलर मास। सो मोलर मास ऑफ गैस क्या होगा, तो यूनिटरी मेथड लगा दें, सिंस 224 ml मास कितना गिवन है 0.44 ग्राम, 1 ml का मास कितना होगा 0.44 अपॉन 224 एंड 22400 ml का मास कितना होगा 0.44 अपॉन 224 इंटू 22400। तो कैलकुलेट कीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा कितना 44 ग्राम, यानी 1 मोल का मास कितना मिला आपको 44 ग्राम, यानी जो गैस आपको स्पेसिफाइड है उसका मोलर मास कितना है 44 ग्राम। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है मोलर मास बाय 2, तो मोलर मास कितना मिला आपको 44 बाय 2 मींस कितना होगा 22, यहाँ पे इसका वेपर डेंसिटी मिल जाएगा। ये ध्यान रखें कि वेपर डेंसिटी क्या होता है यूनिटलेस, क्योंकि ये क्या रेशियो है मोलर मास ऑफ गिवन गैस अपॉन मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस, तो दोनों में जो मोलर मास का यूनिट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो वेपर डेंसिटी कैसा होता है यूनिटलेस होता है। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको इसमें थर्ड मिल जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, वो कैल्शियम के मास के लिए है, तो आपको बताना है 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना कैल्शियम होगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम CaCO3 की बात करें, CaCO3 इसका मोलर मास कितना होगा, 1 मोल का मास कैल्शियम कितना 40 प्लस 12 प्लस 48 मींस 100 ग्राम। राइट, तो जब हम 1 मोल के मास की बात करते हैं तो 100 ग्राम में कितना कैल्शियम होता है 40 ग्राम। तो अगर 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसमें कितना कैल्शियम होगा वही आपको यूनिटरी मेथड से निकालना है। सिंस 100 ग्राम CaCO3 contains how much 40 ग्राम कैल्शियम, सो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 40 अपॉन 100 एंड 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना होगा 40 अपॉन 100 इंटू 25 मींस 10 ग्राम कैल्शियम यहाँ पर प्रेजेंट होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इजिली मार्क्स लेने वाला क्वेश्चन था। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गिवन है आपको
4 gram of organic compound on complete combustion give 88 gram of CO2 and 36 gram of water, then the molecular formula of compound. Yes, देखिए आपको कंपाउंड गिवन है, तो कितना है ये 44 ग्राम। इसका जब आप कंबशन कर रहे हैं कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ कंबशन किया, 44 ग्राम कंपाउंड लिया, कंबशन किया तो क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है और H2O बन रहा है। ठीक है, तो CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर 88 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हुआ एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर फॉर्मूला कंपाउंड का क्या रहेगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें कि यहाँ पे ये तो केवल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो कार्बन आ रहा है वो कहां से आ रहा है, इसी कंपाउंड से आ रहा है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन आ रहा है वो कहां से आ रहा है, इसी कंपाउंड से आ रहा है। मीन जितना कार्बन यहाँ पर है वो पूरा आपको यहाँ से ही लेना है, जितना हाइड्रोजन यहाँ पर है वो पूरा यहाँ से लेना है। यहाँ पर कोई कार्बन या हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करें, यहाँ पे अगर मुझे मोल्स ऑफ कार्बन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिल जाते हैं तो मैं बता पाऊंगा कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है। बट जो ऑप्शन गिवन है उसमें ये गिवन है कि जो कंपाउंड है, थर्ड जो ऑप्शन है वो उसमें कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन केवल है, और फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन में ऑक्सीजन भी है। ठीक है, बट अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मोल सभी में डिफरेंट डिफरेंट है। कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स सभी में डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर आपको केवल कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स भी पता लग जाते हैं तो आप फॉर्मूला इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे 88 ग्राम CO2 है। अगर हम बात करें इन 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 मींस कितना 44 ग्राम CO2। 44 ग्राम CO2 में कितना ग्राम कार्बन होता है, 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट। तो 88 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होगा, 12 अपॉन 44 इंटू 88 मीन्स कितना 24 ग्राम कार्बन। तो यानी यहां पर कितना कार्बन प्रेजेंट था कंपाउंड में, 24 ग्राम। सेकंड हम H2O की बात करें, इन 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर मीन्स 18 ग्राम वाटर। इसमें कितना हाइड्रोजन होता है, कितना ग्राम है। अगर हम एटम की बात करें कितने एटम होते हैं इसके अंदर, 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम। तो अगर 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम है तो 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितना हाइड्रोजन एटम होगा, 2/18 इंटू 36 मीन्स 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आपको कार्बन का मास मिला, आपको हाइड्रोजन का मास मिल गया। तो पहले हम निकाल लें मोल्स ऑफ कार्बन एटम। कितना है कार्बन एटम के मोल्स, मास कितना है 24 ग्राम अपॉन कितना होता है एक एटम का मास 12, तो कितना मिल गया 2 मोल, 2 मोल एटम। राइट, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, यहाँ पर कितना है 4 अपॉन एक एटम का मास कितना होता है 1 ग्राम, तो कितना होगा 4 मोल हाइड्रोजन एटम। तो अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, फॉर्मूला में कार्बन के 2 मोल रहने वाले हैं, हाइड्रोजन के 4 मोल रहने वाले हैं, ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे। पहले ऑप्शन चेक कीजिए कि क्या कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स क्या कहीं पर सिमिलर है, क्या कहीं पर सिमिलर नहीं है। 2 और 4 केवल सेकंड ऑप्शन में है, तो ऑक्सीजन का मोल्स कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। गिवन आपको when a metal is burnt with excess of oxygen metal oxide MO is formed if mass of oxygen reactor is 25% mass of MO then atomic mass of M। आपको मेटल का एटॉमिक मास बताना है। तो अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो यहाँ पे पहले हम बात करें कि जो मेटल है M वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, MO बना रहा है। तो बैलेंस कर दे, यहाँ पे कितना आ जाएगा हाफ। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे 1 मोल मेटल की बात करें, 1 मोल मेटल अगर रिएक्ट हो रहा है तो कितना मोल MO बनेगा, 1 मोल MO बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मोल का जो मास होता है उसे आप क्या बोलते हैं, मोलर मास। राइट, 1 मोल का जो मास होता है उसे आप क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो इसके अंदर जितना ऑक्सीजन होगा वो टोटल मास का कितना होगा 25%। तो मोलर मास क्या है, यहाँ पे दोनों के मोल्स का मास हो जाएगा, जितना M का मास है प्लस जितना ऑक्सीजन एटम का मास है उन दोनों का मास मिलाए क्या होता है, मोलर मास। तो अगर हम ये मान लें कि इसका मोलर मास x ग्राम पर मोल है, यानी एक मोल का मास x ग्राम है, तो इस x ग्राम का मास कितना होना चाहिए, इस x ग्राम का 25% मास किसका होगा, ऑक्सीजन का मास। क्योंकि आपको बोला है कि जो ऑक्सीजन रिएक्ट हो रही है वो MO के मास का 25% है।
ठीक है, आपको कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है वो कुछ गिवन नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड हम यहाँ पे 1 मोल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज तो यहाँ पे मास में आप कितना ही, अगर 100 ग्राम प्रोड्यूस होगा, 200 ग्राम प्रोड्यूस होगा, 300 ग्राम प्रोड्यूस होगा, तो भी परसेंटेज तो तीनों में ऑक्सीजन का सिमिलर ही रहना है। तो यहाँ पे जितना मास प्रोड्यूस हुआ x ग्राम, यानी 1 मोल का जो मास है उसका 25% क्या होगा, ऑक्सीजन का मास, तो हम क्या बोलते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा, x का 25%। अब देखिए यहाँ पे क्या ये फॉर्मूला देख के आप बता सकते हैं कि इसके 1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम का मास है, एक एटम है, यानी एक एटम का मास कितना होता है 16 ग्राम। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 से 100 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 64 ग्राम। तो x आपने क्या कंसीडर किया था, इस कंपाउंड का मोलर मास, बट आपको मोलर मास नहीं पूछा है, क्या पूछा है, इस एटम का मास। तो आप मोलर मास कैसे बताएंगे, मोलर मास ऑफ MO किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास ऑफ M प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये कितना होगा, दोनों मिला के 64 ग्राम आपको गिवन है। तो आपको एटॉमिक मास ऑफ M बताना है, तो क्या होगा 64 माइनस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो यहाँ पे डिफरेंस ले लीजिए कितना होगा ये 48 ग्राम। तो आपको मेटल एटम का मास, एटॉमिक मास कितना मिलेगा 48 ग्राम। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 7, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन वाटर इज 0.15 देन मोलैलिटी ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन विल बी। आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है और मोलैलिटी पूछा गया है, तो फॉर्मूला होपफुली आपको पता होगा कि मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में क्या रिलेशन होता है। तो मोलैलिटी इक्वल टू x1 इंटू 1000 अपॉन x2 इंटू m2। x2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एंड m2 क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। राइट, तो अभी आपको गिवन है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन वाटर, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ किसका मोलर मास लेना है, आपको वाटर का लेना है। अच्छा, इससे पहले हम बात करें कि किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है उन सभी जिसके उस सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट है, सब कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1। अगर हम बात करें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ये किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों का सम कितना होगा 1 के बराबर होना चाहिए। आपको बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.15 दे रखा है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके बराबर 1 के बराबर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का सॉल्वेंट, मोलर आपको मोल फ्रैक्शन कितना मिल जाएगा 0.85। ठीक है, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है, वो क्या होता है केवल मोल्स का रेशियो। तो आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पता है, x1 पता है, x2 पता है, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम। राइट, तो वैल्यू पुट कीजिए, इजीली आपको आंसर मिलेगा। मोलैलिटी कितना 0.15 इंटू 1000 अपॉन 0.85 इंटू 18। तो डेसिमल से डेसिमल उड़ा दीजिए, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, 3 से 5 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, ये 3 से 6 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 से 17 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मोलैलिटी कितना बचेगा 1000 अपॉन 6 इंटू 17। यहाँ पर आप इसको भी डिवाइड कर दीजिए 6 से, कितना टाइम्स 166.6 अपॉन 17, तो मिल जाए आपको 9.8 मोलर। राइट, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड और इजी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। राइट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गिवन आपको अ कंपाउंड कंसिस्ट 43.4% ऑफ सोडियम, 11.32% ऑफ कार्बन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी, आपको कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। देखिएगा यहाँ पे अब आपको जो परसेंटेज गिवन है वो क्या होता है, यहाँ पे जब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं तो जो अगर आपको परसेंटेज दे रखा है वो किसकी फॉर्म में होता है, मास की फॉर्म में। तो आपको मास परसेंटेज गिवन है। एम्पिरिकल फॉर्मूला बताने के लिए किसी भी फॉर्मूला का, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको फॉर्मूला बताना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके जो भी कंपोनेंट एटम है उनके कितने कितने मोल्स कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करना चाहते हैं, मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, हर एटम के कितने कितने मोल्स हैं, वो भी सिंपलेस्ट रेशियो में। सिंपलेस्ट रेशियो मींस वहां पे फर्दर आप उसको सिंप्लीफाई ना कर पाए। तो पहले हम देख लें यहाँ पे कौन कौन गिवन है, कार्बन, सोडियम,
सेकेंड वन इज कार्बन एंड रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन कितना है 43.4%। अगर टोटल मास 100 ग्राम है तो यहाँ पे 100 का परसेंटेज आप यहाँ पे ले लेंगे। टोटल मास अगर 100 ग्राम थे तो 100 का परसेंटेज क्या हुआ 43.4। ठीक है। सेकेंड 11.32 और यहाँ पे डिफरेंस लीजिएगा, डिफरेंस मिल जाएगा आपको 45.28। ठीक है, क्योंकि टोटल अगर 100 है तो इन दोनों का सम आप 100 में से माइनस कर देंगे तो 45.28 आपको यहाँ पर मिलेगा। राइट, अब ये आपको मिला मास, यानी 100 ग्राम में से सबका मास इतना इतना है। अगर आप यहाँ पे सबके मोल्स कैलकुलेट करना चाहें, मोल्स यहाँ पे कितना होगा, अगर आपको किसी के मोल्स निकालने तो मास में से, मास को किससे डिवाइड करते हैं आप, एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास कितना है इसका 23, 11.32 अपॉन कितना 12, 45.28 अपॉन 16। आपके सबके एटॉमिक मास से डिवाइड किया, आपने सबके मोल्स कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये कितना मिलेगा मोल्स 1.88 के अप्रोक्स मिलेगा, ये मिलेगा 0.94 और ये मिलेगा 2.83। बट यहाँ पे अभी ये मोल्स मिले हैं, अब इसको आप क्या करेंगे सिंपलीफाई करेंगे, यानी आप क्या करेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स की सपोज आपके पास फॉर्मूला है C6H12O6, इसमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है तो जो भी लिस्ट वैल्यू से सबको डिवाइड कर दो। लिस्ट वैल्यू क्या है 6, तो 6 से डिवाइड किया तो C1H2O1, तो ये क्या हो गया इसका सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। तो जो भी लिस्ट वैल्यू होगी उससे सबको डिवाइड कर देंगे तो आपको रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो 1.88 लिस्ट वैल्यू कौन है तीनों में इजीली बता सकते हैं, 0.94 है, 0.94 तो ये मिलेगा 2 मोल, 0.94 अपॉन 0.94 ये मिलेगा 1 मोल एंड 2.83 अपॉन 0.94 ये मिलेगा 3 मोल। ठीक है, तो क्या आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्या किसी को, नहीं, ये सिंपल रेशियो है। तो यानी सोडियम के कंपाउंड के अंदर एम्पिरिकल फॉर्मूला में कितने मोल्स होंगे 2, कार्बन का कितना होगा 1, ऑक्सीजन कितना होगा 3। तो ऑप्शन देख लीजिए Na2CO3 कौन सा वाला बन रहा है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन विल बी योर आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, व्हाट इज द वेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन। आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। इफ इट अकर नेचुरली इन 3 आइसोटोप, सिलिकॉन 28, सिलिकॉन 29, सिलिकॉन 30 with the abundance of 92.2%, 4.7% एंड 3.1% रेस्पेक्टिवली। यस, देखिए बिल्कुल इजी है कि अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका सम करके जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे जो आपको परसेंटेज गिवन है वो जनरली इनमें मोल परसेंट गिवन होता है, यानी जो टोटल मोल्स हैं उसमें से सिलिकॉन 28 कितना है, सिलिकॉन 29 के मोल्स कितने हैं और सिलिकॉन 30 के मोल्स कितने हैं। तो अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज में लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। जितना यहाँ पे सारे आइसोटॉप्स हैं सबके मास का सम करके उसको टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे जो आपको परसेंटेज गिवन है आप चाहें तो कैलकुलेट कर दीजिए, 92.2 प्लस 4.7 प्लस 3.1 इन तीनों का सम कितना होगा 100 होगा, यानी 100 के अंदर के 100 में से आपको मोल परसेंट गिवन है। तो अगर आपको टोटल मास निकालना है तो ये क्या होगा, तीनों का मास W1 प्लस W2 प्लस W3 अपॉन तीनों के मोल्स का सम N1 प्लस N2 प्लस N3, N1 प्लस N2 प्लस N3 ये तीनों कितना सम होगा 100। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअल मोल्स की बात करें, N1 कितना होता है W1 अपॉन M1, मोल्स क्या होता है मास बाय मोलर मास। अगर मैं फर्स्ट आइसोटोप के मोल्स निकालना चाहूँ तो फर्स्ट आइसोटोप का कितना मास है अपॉन उसका एटॉमिक मास कितना है, यही होगा। अगर यहाँ से मैं W1 ले लूं तो क्या होगा N1 M1, तो W1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं N1 M1, N2 क्या होगा W2 अपॉन M2, तो W2 आप क्या सेकंड आइसोटोप का मास अगर निकालना चाहें तो उसके मोल्स को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। N3 अगर आप निकालना चाहें तो क्या करेंगे, उसके मास को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। यहां से अगर आप मास निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे N3 M3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कीजिए W1 W2 W3, तो ये क्या होता है N1 M1 N2 M2 N3 M3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। तो N1 N2 N3 क्या है रेस्पेक्टिव आइसोटॉप्स के मोल्स, M1 M2 M3 क्या है रेस्पेक्टिव आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिट आप एटॉमिक मास का पुट करेंगे एवरेज में आपको वही यूनिट मिलेगा। आपको आंसर में एम ही पूछा है तो आप
जो यहाँ पे इसका मास नंबर है वो डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जो N1 का वैल्यू है कितना है, फर्स्ट आइसोटोप के लिए रहे 92.2 इंटू 28, आपको गिवन है सिलिकॉन 28, ये M1 हो जाएगा, सिलिकॉन 29, this will be M2 and silicon 30, this will be M3, right? तो 29.2 into 28 plus 4.7 into 29 plus 3.1 into 30 अपॉन टोटल कितना होगा इसका 100 मोल। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2581.6 प्लस 136.3 प्लस 93 अपॉन 100, तीनों का एडिशन करके आप यहाँ पे 100 से डिवाइड कीजिएगा, आपको मिल जाएगा 28.1 AMU, यानी जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा 28.1 AMU। आंसर विल बी सेकेंड, राइट। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है आपको वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। आपको STP पर ऑक्सीजन गैस का आपको वॉल्यूम बताना है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा। यस, STP की बात की है तो हम गैस की बात करेंगे। गैस का मीन्स यहाँ पर अगर हम गैस के एक मोल की बात करें, 1 मोल ऑफ O2 गैस एट STP, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। एक मोल गैस का वॉल्यूम STP पर कितना होता है 22.4 लीटर, या ml में डिवाइड चेंज कर दें तो 22400 ml। तो एक मोल गैस का वॉल्यूम STP पर इतना ml में होता है। हम अगर एक मोल की बात करें, एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, Na मॉलिक्यूल्स होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ Na मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट STP कितना होगा 22400। आपको आंसर सारे ml में ही गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे ml में ही इसको यूज में ले लेते हैं। तो Na का वैल्यू पुट कीजिए 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल यानी 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22400 ml। सो वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22400 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 ml। तो यहाँ पे 10⁻23 को आप ऊपर ले जाइए, दो जीरो को हटा दिए तो कितना 224 इंटू 10⁻21 अपॉन 6.02 कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 37 इंटू 10⁻21 एक, अब आपको कोई आंसर मिल गया 37 इंटू 10⁻21। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 37.6 इंटू 10⁻21 ये मिलेगा। ठीक है, अब आंसर देख लीजिए 10⁻21 में आपको आंसर गिवन नहीं है, आपको कितना है 10⁻20 की टर्म में, तो एक माइनस को आगे ले जाइए तो कितना होगा 3.76 इंटू 10⁻20 ml विल बी आंसर वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट STP, राइट। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं बच्चों फिजिकल का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 गिवन है इफ मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज इन द एक्वा सॉल्यूशन इज 36%, देन द मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन। तो पहले मोलैलिटी की बात करें, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। तो आपको गिवन है यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो क्या है 36% है, किसका, सॉल्यूशन के मास का। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, आप चाहे 100 ग्राम मानिए, आप चाहे 200 ग्राम मानिए, आप चाहे 1000 ग्राम मानिए, जैसे भी मानेंगे उसका 36% ले लेना और यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आपको सभी से आंसर सिमिलर मिलेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो मास ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन कितना होगा 100 का 36% मींस कितना 36 ग्राम। तो यहाँ पे अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसके अंदर ग्लूकोज कितना होगा 36 ग्राम ही होगा। बट यहाँ पे जब आप मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना होता है, तो सॉल्यूशन में ग्लूकोज कितना है 36 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का मास कितना लिया था आपने 100 ग्राम, उसमें से आप 36 माइनस कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा, कितना होगा यहाँ पर 36
64 ग्राम। तो दिस विल बी द मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो मोलैलिटी कितना होगा यहाँ पे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पे 36 ग्राम अपॉन मास अपॉन मोलर मास। इसको मोल्स को क्या पुट करेंगे, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है 36, मोलर मास कितना होगा ग्लूकोज का 180। ठीक है, आप चाहे तो कैलकुलेट कीजिए C6H12O6, फिर भी आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूला है मास के वो पता होने चाहिए। तो कितना होगा 6 × 12 + 12 + 6 × 16, कैलकुलेट करेंगे तो 180 ग्राम मिल जाएगा अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 64 × 1000। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राम में था ये तो ग्राम में मिला है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैलकुलेट कीजिए तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये कितना 2 से 64 32 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। डिवाइड कीजिए यहाँ पे कितने से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 से कैंसिल आउट कर दें 25/8। तो कितना होगा 8 3 जा 24 13.1 मोलर। ये आपको सॉल्यूशन का मोलरिटी मिल जाएगा। राइट, नेक्स्ट बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये थोड़ा सा आपको लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन है। गिवन है जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आपको गिवन है। If 0.3 mole of zinc are added to hydrochloric acid containing 0.5 mole of chlorine, 0.5 mole of mole HCl, then how many maximum mole of H2 are produced? तो पहले इक्वेशन की बात करें। इक्वेशन क्या है, जिंक सॉलिड प्लस 2HCl एक्वस के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है ZnCl2 एक्वस प्लस H2 गैस। ठीक है, अब पहले स्टोइचियोमेट्री की बात करें। स्टोइचियोमेट्री क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर 1 मोल जिंक हुआ तो 2 मोल ऑफ HCl से रिएक्शन करेगा, 1 मोल जिंक 2 मोल HCl से रिएक्शन करेगा, 1 मोल ऑफ जिंक क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस होगा। अब गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि 0.3 मोल जिंक एडेड टू 0.5 मोल ऑफ HCl देन मैक्सिमम मोल ऑफ H2। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपको जिंक को HCl के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कराना है तो जितना जिंक का मोल से उसका डबल HCl होना चाहिए। जितना जिंक का मोल होगा उतना ही यहाँ पे H2 का मोल्स प्रोड्यूस होगा। कब, जब दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। बट यहाँ पे 0.3 मोल है, 0.3 से रिएक्ट कराने के लिए कितना होना चाहिए, इसका डबल यानी 0.6 होना चाहिए था। बट क्या ये 0.6 है, नहीं है, तो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है। तो ये कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट और जिंक कौन हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। तो जब कोई लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्वेश्चन में आप प्रोडक्ट का कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करते हैं, लिमिटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लिमिटिंग के अकॉर्डिंग हम क्या बोले कि यहाँ पे 2 मोल कितने के साथ रिएक्ट करा था 1 मोल के साथ, कि जितना HCl उसका हाफ मोल जिंक यहाँ पे रिएक्ट होगा। तो अगर 0.3 मोल है तो जिंक 0.3 में से कितना जिंक रिएक्ट होगा, 2 से 1 रिएक्ट हो रहा था तो 0.5 से कितना रिएक्ट होगा, 0.5/2 मींस 0.25 मोल इतना रिएक्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, जो खत्म हो जाता है रिएक्शन में। 2 से कितना प्रोड्यूस हो रहा था 1, तो 0.5 से कितना प्रोड्यूस होगा 0.5/2। 2 से कितना प्रोड्यूस हो रहा था 1, तो 0.5 से कितना प्रोड्यूस होगा 0.5/2 यानी 0.25 मोल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए H2 के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे 0.25, ZnCl2 के कितने प्रोड्यूस होंगे 0.25, रिमेनिंग मोल्स ऑफ HCl कितना होगा 0, रिमेनिंग मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट या रिमेनिंग मोल्स ऑफ जिंक कितना होगा 0.05 मोल। राइट, आपसे केवल यहाँ पे H2 का इंफॉर्मेशन पूछा है तो रिमेनिंग मोल्स कितने H2 के प्रोड्यूस हो जाएंगे 0.25 मोल्स, आंसर विल बी 4। राइट बच्चों, लास्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU किसके बराबर होता है। तो बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है और आपको जो आंसर गिवन है वो Na की टर्म में गिवन है। राइट, तो पहले तो हम 1 AMU की बात करें। 1 AMU का वैल्यू कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर, या फिर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, जो हम 1 AMU की बात करते हैं 1 AMU किसका मास होता है, मास ऑफ अ न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन का मास या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, दोनों का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो एक न्यूक्लियन का मास कितना होता है 1 AMU के बराबर। कैलकुलेशन अगर आपने देखी हो कि अगर हम 1 AMU को Na से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी देख लें 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 1 ग्राम के बराबर। ये हम ग्राम में वैल्यू ले रहे हैं 1 AMU का,
तो Na से मल्टीप्लाई करें 6.022 into 10 to power 23, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 into 10 to power -1 के अप्रोक्स, यानी ये लगभग 1 ग्राम के बराबर होता है। तो 1 mu का 1 mu into Na कितना होता है 1 ग्राम के बराबर, तो 1 mu का वैल्यू इन टर्म ऑफ Na क्या होगा 1/Na के बराबर, राइट। हेलो बच्चों, अब आज हम करेंगे इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस एंड होप आपका इनऑर्गेनिक का पेपर अच्छा होगा। बहुत आसान क्वेश्चंस थे, कुछ तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। तो होपफुली आपका पेपर अच्छा होगा एंड आपने अच्छे नंबर स्कोर किए होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बात की गई है कि आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी बताना है आपको इस सिस्टम का, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये अगर आप देखें ध्यान से तो ये आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है, और सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का मैंने आपको करवा ही रखा था। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कॉपी याद होती तो आप इसको आसानी से कर लेते। क्वेश्चन क्या है, आप समझ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड बताना है। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं आपके पास, आपके पास आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। और साथ में क्या है, नियॉन भी है। साथ में क्या है, नियॉन है ना। अब कैसे सारे एलिमेंट्स है ना, नियॉन, ठीक है। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है। तो जनरली ट्रेंड क्या होता है, जनरली ट्रेंड क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड जाने से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। सबसे ज्यादा किसकी होगी, नियॉन, है ना, सबसे ज्यादा किसकी होगी, नियॉन की। अब बात आती है कि यहाँ पर कुछ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जैसे नाइट्रोजन, बेरिलियम, ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये क्या करते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये जंप करते हैं, कहां जंप करते हैं, कितना जंप करते हैं, ये एक आगे जंप करते हैं। जैसे ये यहां जंप कर गया और ये यहां जंप कर गया। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल काम होता है। तो इसकी क्या होगा, इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। कितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसके जो एडजेसेंट है उससे ज्यादा लगेगी। व्हिच मींस जो ट्रेंड होगा, लिथियम की सबसे कम, उसके बाद बोरॉन की, उसके बाद बेरिलियम की, उसके बाद कार्बन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, उसके बाद फ्लोरीन की, उसके बाद नियॉन की। दिस शुड बी द ट्रेंड, ठीक है ना। ये ट्रेंड होना चाहिए जहां पर बेरिलियम और बोरॉन ने एक जंप आगे करके चला गया, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन कौन सा होता है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी गई है, HF, HCl, HBr, HL, और पूछा गया कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। अब देखो, जब ये एसिडिक होगा तो क्या करेगा, H+ और F- देगा। जब ये टूटेगा तो क्या देगा, H+ और Cl- देगा। जब ये टूटेगा तो क्या देगा, H+ और Br- देगा। और जब ये टूटेगा तो क्या देगा, H+ और I- देगा। जब ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा, यहां पर इस तरह से आपके पास ब्रेकिंग होगी, और इस तरह से ब्रेकिंग होने के बाद आप इसको जनरली क्या बोल सकते हो कि अगर आपके पास ये फॉर्म स्टेबल है तो ये आसानी से डिसोसिएट करके रहेगा। लेकिन अगर ये फॉर्म अनस्टेबल है तो डिसोसिएट नहीं करेगा, वापस रिएक्शन में बैकवर्ड मूव करेगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कि अगर आपके पास ये जो एनायन बना है ये स्टेबल फॉर्म में है तो ये इस फॉर्म में रह सकता है, लेकिन अगर ये अनस्टेबल फॉर्म है तो वापस इसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करने जाएगा। अब स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी कैसे बताएंगे बेटा, स्टेबिलिटी बताने का तरीका क्या है कि जितना कम चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। जितनी ज्यादा कम चार्ज डेंसिटी होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं, जितनी कम चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो बेसिकली किसकी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी, I- की, क्योंकि I- का साइज क्या है, बड़ा। अब अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम हो गई, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इस वजह से ये इस फॉर्म में पड़ा रह सकता है। अगर ये इस फॉर्म में पड़ा रहेगा तो ये H+ आसानी से रिलीज करेगा, और अगर ये H+ आसानी से रिलीज करेगा तो ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, HI will be the right answer, HI will be the right answer। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, ग्राफ दे रखा है और उसके बेसिस पे पूछा है कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी या कौन सा एलिमेंट की इस तरह से कंपाउंड होगा, लेकिन इसमें बोला कि थर्ड पीरियड एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड पीरियड एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा आयनाइजेशन एनर्जी शो करेगा। अगर आप देखें तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से, मैं एक रफ ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं और उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। कुछ इस तरह से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग आयनाइजेशन थर्ड पीरियड एलिमेंट, और ये क्या हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी, ये क्या हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। थर्ड पीरियड एलिमेंट और आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये बोला गया है कि ये थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं और ये आयनाइजेशन एनर्जी। आपको ये बताना है कि ये ई कौन सा एलिमेंट है ना, आपको बताना है ई कौन सा एलिमेंट है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप सीधा सीधा उसके बेसिस पे भी बता सकते हैं, किसके बेसिस पे ये कौन सा एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5 फिफ्थ एलिमेंट है, ठीक है, उसके बेसिस पे भी बता सकते हैं, लेकिन इसको निकालना बेटर होगा, ठीक है। निकाल के देख लेते हैं फिफ्थ एलिमेंट कौन सा होता है। पहला एलिमेंट सोडियम है थर्ड पीरियड एलिमेंट का, सेकंड एलिमेंट क्या है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये है। तो फिफ्थ एलिमेंट, वैसे तो आपको फिफ्थ एलिमेंट दे दिया यहां पर, है ना, ये फिफ्थ एलिमेंट फास्फोरस इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज और पता है और उस चीज के बारे में आपको ध्यान से पता होना चाहिए। वो पता क्या है, ये थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, यहां पर ऐसे कुछ है ना। तो यहां पर आप फास्फोरस, फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास क्या जाता है आपके पास सल्फर क्लोरीन, ये आ जाता है ना, इस तरह से आ जाता है सल्फर क्लोरीन, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये जो फिफ्थ एलिमेंट होगा, फिफ्थ एलिमेंट फास्फोरस होगा, ये तो सिंपल निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप ट्रेंड के हिसाब से भी चले तो देखो ये जो फर्स्ट वाला है सबसे कम, उसकी फर्स्ट वाले की सबसे कम होगी, अक्रॉस द पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है इंक्रीज करती है, तो फर्स्ट वाले की सबसे कम होगी। उसके बाद सेकंड वाले की देखो थर्ड वाले से ज्यादा है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मैग्नीशियम के पास क्या है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से क्या करता है वो एक आगे जंप कर जाता है। तो एल्यूमिनियम से क्या हो जाता है इसकी ज्यादा, एल्यूमिनियम से क्या हो जाती है इसकी ज्यादा, ठीक है, एल्यूमिनियम से क्या हो जाती है इसकी ज्यादा, ठीक है, तो यहां पर एल्यूमिनियम से ज्यादा है। अच्छा, क्या सिलिकॉन से ज्यादा होगी, क्या सिलिकॉन से ज्यादा होगी, तो यहां पर मैं इस तरह से लिखता हूं एल्यूमिनियम फिर मैग्नीशियम। क्या सिलिकॉन से ज्यादा होगी, नहीं, सिलिकॉन से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, आप ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला, ये फिफ्थ एलिमेंट है, ये सिक्स्थ है, सिक्स्थ की फिफ्थ से कम होती है। ये हमें पता है कि फास्फोरस के पास क्या है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वो एक आगे जंप कर जाता है, यहां पर सल्फर आ जाएगा, यहां पर फास्फोरस आ जाएगा और आगे इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो आपको सिंपल अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं भी पता थी तो आप सिंपल एलिमेंट निकाल के बता सकते थे, फिफ्थ एलिमेंट है, फिफ्थ एलिमेंट मतलब कौन सा होगा, मतलब आपके पास फास्फोरस होगा, है ना, सिंपल तरीके से आपको बता सकते थे। आंसर क्या होगा इसका, आंसर इज 3, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, जहां पर फिफ्थ वाला क्या होगा फास्फोरस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 13 में आपसे लिखा गया है कि एटॉमिक रेडियस बताना आपको इसका K प्लस S2 माइनस Cl माइनस Ca प्लस। इनको करने का सिंपल तरीका क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 18, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। अगर सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, सब में इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो किसके बेसिस पे करो, सिंपल है, आप इसको निकालो किसके बेसिस पे, इसको निकालो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं 19, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 16, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 17, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 20। जिसमें ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, जिसमें ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे वो ज्यादा आसानी से, उसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, और जिसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसमें साइज का डिक्रीजमेंट ज्यादा होगा। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा Ca2 प्लस का, तो Ca2 प्लस सबसे छोटा, उसके बाद K प्लस, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद S2 माइनस, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम है। तो आपका जो स्क्रीनिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो डिपेंड किस पे कर जाएगा जेड इफेक्टिव पे, जिसका ज्यादा जेड इफेक्टिव उसका सबसे छोटा साइज। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14, हाँ 14। अच्छा, आपसे पूछा गया कौन सा एक्सोथर्मिक होगा, ये भी बेटा करवाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आना चाहिए था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो
S माइनस में मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो S2 माइनस गैसियस। देखो माइनस में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मतलब माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो जब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो आपको जबरदस्ती बाहर से इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब बाहर से आप एनर्जी इसमें दोगे तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा, एक्सोथर्मिक नहीं रहेगा। क्यों दे रहे हो बाहर से एनर्जी? क्योंकि दोनों इनिशियली रिपेल कर रहे हैं, तो उनको इस इलेक्ट्रॉन को इस सिस्टम में डालने के लिए आपको उस रिपल्शन फोर्स से ओवर पावर करना पड़ेगा, विच मींस बाहर से एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। और जब आप बाहर से एनर्जी अप्लाई करोगे विच मींस आप क्या कर रहे हो, एंडोथर्मिक प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, नियॉन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो और नियॉन माइनस बना रहे हो। हाँ जी बेटा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, डेफिनेट एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि वो अपने आप को इलेक्ट्रॉन गेन करना ही चाहेगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस वजह से उसमें भी एंडोथर्मिक, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। नेक्स्ट आपके पास नाइट्रोजन गैसियस, इसमें क्या है, N- गैस है ना। अब इसमें अगेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत छोटा साइज भी है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत मतलब नेगेटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ये भी एंडोथर्मिक हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट फास्फोरस, इलेक्ट्रॉन पी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि सर ये भी तो वो है, ये भी तो हाफ फील्ड है। बेटा यस, दिस इज हाफ फील्ड, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करना कि इसका ना साइज बहुत बड़ा है कंपैरेटिव टू नाइट्रोजन, और इसका जेड इफेक्टिव भी ज्यादा होगा नाइट्रोजन से, तो जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है, साइज भी बड़ा है, तो इसका जो ओवरऑल इंपैक्ट आता है, यस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ रही है, लेकिन जो ओवरऑल इंपैक्ट होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, वो पॉजिटिव में आएगी। वो किसमें आएगी, पॉजिटिव में आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें 2-3 फैक्टर लग रहे हैं, जेड इफेक्टिव भी लग रहा है और साइज की वजह से स्टेबिलिटी भी आ रही है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ रही है, बट क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ती है तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, बट ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कोई बहुत ही ज्यादा स्टेबल जैसे नियॉन वैसा सिस्टम नहीं है। नियॉन क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल सिस्टम है, फुली फिल्ड है, तो वहां पर दिक्कत आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। यहां पर ये जो हम हाफ फील्ड की बात करते हैं, हाफ फील्ड में जो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा वो सिर्फ सेकेंड पीरियड वाले ही होंगे, थर्ड पीरियड से हमेशा क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन व्हिच वाज डी ऑप्शन, दिस विल बी द राइट ऑप्शन व्हिच वाज डी ऑप्शन। आप समझ रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, लगातार ही क्वेश्चन 15 की बात करें। क्वेश्चन 15 में क्या बोला गया आपसे? क्वेश्चन 15 में आपसे पूछा गया व्हिच ऑफ द एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। अगर आपको याद हो तो मैंने एटॉमिक रेडियस के लिए आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवाया था, जहां मैंने आपको बोला था कि पहले डिक्रीज करता है, मिनिमम निकल कर आता है, फिर इंक्रीज करता है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको ऑप्शन ही दे रखे हैं 3। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको निकल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको कॉपर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको जिंक, सी ऑप्शन है आपके पास जिंक, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास ऑल आर सी, ऑल सी, है ना। तो कौन सा होगा बेटा, कौन सा होगा? अगर आपको ध्यान से देखो तो इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, निकल का सबसे कम, कॉपर का, फिर जिंक का, फिर जिंक का सबसे ज्यादा होगा, तो जिंक आपका आंसर करेक्ट होगा। तो इसके लिए आपको सिंपल आपको वो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद होना चाहिए। और जब मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवाई थी तो मैंने स्पेसिफिकली ये चीज कहा था कि आपको ट्रेंड याद करना मुश्किल होगा, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप याद रख सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं, और अगर आप इसको याद रखते हैं तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट व्हिच हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एटॉमिक नंबर पूछा गया है। अब आपको पता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूजुअली सबसे आखिरी में होती है, कि सबसे आखिरी का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, व्हिच मींस सबसे आखिरी में कौन आता है, फ्लोरीन। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा, तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो Cl- बनाता है, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है F- से, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है F- से। तो टेंडेंसी क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की गेन करने की ज्यादा टेंडेंसी है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17। अगर इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो सबसे ज्यादा क्लोरीन की 17, मतलब ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following oxide is acidic? आपसे पूछा गया कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है। ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड, कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक, कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड विल ऑलवेज बी एसिडिक, क्योंकि जब उनको पानी में डालते हो
जैसे CO2 को पानी में डालोगे तो ये बनाता है H2CO3 और इसके बेसिस पे हम बोल देते हैं क्या है एसिडिक, ठीक है ना, एसिडिक। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। तो इसका आंसर होगा बी, सेकंड आंसर इसका सही होगा, सेकंड आंसर इसका सही, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। एक ऑप्शन दिया था आपको Ti+4 Mn+7, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया गया आपको Cl-35 Cl-37। थर्ड ऑप्शन दिया गया आपको K+Cl-। फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको P3+P5-। यहां देखते ही आंसर निकलना चाहिए था बेटा, इस क्वेश्चन में देखते ही आंसर निकलना चाहिए था, इसमें सोचने वाली बात भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि जिसपे चार्ज कम है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज कम है उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका एटॉमिक साइज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही होता है। बाकी गलत क्यों है? अगर आप देखो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है 18, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 18। अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो डिपेंड किस पे करेगा, प्रोटॉन पे। इसमें कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे 25, इसमें कितने हो जाएंगे 22, इसमें कितने जाएंगे 22। तो 22 प्रोटॉन्स और 25 प्रोटॉन्स। अगर इस पे 25 प्रोटॉन्स हैं तो 25 प्रोटॉन्स की वजह से क्या करेगा, ये ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स दिखाएगा, साइज का छोटा होगा। तो साइज उल्टा होना चाहिए, Ti4+ का ज्यादा होना चाहिए, Mn+7 का छोटा होना चाहिए। अगर इस पे तो चार्ज दोनों पे सेम है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है 37 मतलब क्या होगा, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे ज्यादा आ रहे होंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा आ रहे होंगे तो व्हिच मींस इसका साइज छोटा होना चाहिए था। अगेन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसके भी 18, इसके भी 18। अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जिसपे चार्ज नेगेटिव होगा या जिसपे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं बेटा 19, इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं 17, जिसमें प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे उसका साइज बड़ा होगा। तो बड़ा साइज कैसा होगा Cl- का, गलत दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका क्या होगा सही, ऑप्शन फोर्थ आपका क्या होगा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। Question number 19. Question number 19. Which represents alkali metals based on first ionization and second ionization enthalpy? आपसे पूछा गया है कि कौन सा रिप्रेजेंट करेगा alkali metals को, राइट? अब हमें पता है कि जो alkali metals है उसका जो IP1 है, IP जो 1 होता है वो काफी कम होता है, लेकिन जो IP2 है वो काफी ज्यादा होता है। तो आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा गैप किस में आ रहा है। अगर आप ऑप्शन 3 देखें, अगर ऑप्शन 3 देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा गैप कितना है, ऑप्शन क्या है 550 पहला आईपी और सेकंड आईपी किधर रखा है 7500। ये IP1 था, ये IP2 था, इसमें सबसे ज्यादा गैप है तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी सब में देखोगे तो बहुत नॉमिनल सा गैप आ रहा है, बाकी सब में देखोगे तो बहुत नॉमिनल सा गैप आ रहा है, बट इसमें बहुत ज्यादा गैप आ रहा है। तो जहां पर गैप ज्यादा वो ही आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एल्कली मेटल्स में M से M+ तो आसानी से जाया जाता है क्योंकि इसकी IP कम होती है, लेकिन M+ से M2+ नहीं जाया जा सकता क्योंकि इसके पास होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऑल्सो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज से एक तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, तो ऑटोमेटिकली IP2 ज्यादा होगी, ऊपर से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन IP इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल, तो उस वजह से आपकी IP क्या हो जाती है ज्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, है ना। Question number 20. Which of the following is associated with the biggest jump between second and third ionization energy? 20. Question number 20 में second और third ionization energy के बीच में बहुत ज्यादा जंप होना चाहिए, which means M से M+ जाए कोई दिक्कत नहीं, M+ से M2+ जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये IP1 है, ये IP2 है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अभी तक कोई नहीं। बट M2+ से M3+ जाए तो दिक्कत है, और ये IP3 बहुत ज्यादा है, ये IP3 क्या है बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा केस होगा विच मींस क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, विच मींस इसकी जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी 2 मतलब स्टेबल, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कौन सी होगी +2, क्योंकि +3 तो पे ये जा ही नहीं रहा क्योंकि बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। अगर ऐसा है विच मींस ये +2 वाला है। अब अगर ये +2 वाला है विच मींस में सेकंड ग्रुप का है,
सेकेंड ग्रुप का है, और अगर सेकेंड ग्रुप का है तो सेकेंड ग्रुप की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो NH2 किस में है, अगर आप ध्यान से देखो तो NH2 किस में आ जाएगा? थर्ड वाले में। NH2 किस में आ जाएगा? थर्ड वाले में, थर्ड ऑप्शन में। क्या है ऑप्शन? 1s2 2s2 2p6 3s1, दिस इज ऑप्शन 3s2 3s2, दिस इज ऑप्शन। अब समझो, आपने पहला इलेक्ट्रॉन हटाया 3s1 बनेगा, आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाया 3s0 बनेगा, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से हटाना पड़ेगा? 2p6 व्हिच इज नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? मुश्किल होगा। बात समझ आती है? सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा, बट हाँ ये चीज याद रखो कि इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 ये तो मैंने करवा रखा है कि आपके पास जब आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो सल्फर की ज्यादा होती है, उसके बाद सेलेनियम की ज्यादा होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि आप ये बोलते हो कि सर क्लोरीन की ज्यादा, फ्लोरीन की उसके बाद और ब्रोमीन की उसके बाद, तो इस केस में तो फ्लोरीन यहीं पर रहा, बट यहां पर ऑक्सीजन दूसरे पीछे चला गया। देखो दो फैक्टर्स हैं, एक ये पीछे जाने का एक फैक्टर सिंपल है कि साइज का छोटा है, साइज छोटा है तो ये पीछे तो डेफिनेटली जाएगा। दूसरा फैक्टर ये आ जाता है कि इसका जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा नहीं है, इसका जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा नहीं है। क्यों इसका जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा नहीं है? क्योंकि आप समझो इस बात को कि ऑक्सीजन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है, साइज बड़ा हो गया तो जितना दूर पे जाता जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या होता जाएगा? मुश्किल। पहली बात समझी। दूसरी चीज, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी फ्लोरीन से क्या है? कम है। तो ओवरऑल इफेक्ट इस तरह से पड़ता है कि इसका जेड इफेक्टिव भी कम है, इसका साइज भी छोटा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो काफी कम हो जाती है। जबकि यहां पर इसका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, साइज छोटा है लेकिन जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, तो डोमिनेटिंग रोल कौन प्ले करता है? जेड इफेक्टिव। ये बात समझ आ रही? इस वजह से ये सिर्फ क्लोरीन से पीछे जाता है, बाकी सबसे पीछे नहीं जाता। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड द पीरियड ऑफ द। अब देखो इसको बहुत सारे करने के तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके से तुम करा जा सकता है। ठीक है, एक मैंने तरीका भी सिखाया था, तो बट एक शॉर्टकट तरीका सिखाता हूं। देखो आपके पास क्या है? 2, सिंपल तरीका आप कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 क्या होता है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं मैजिक नंबर्स। 2 10 18 36 54 86 118, these are the magic numbers और इनर्ट गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब अगर 118 एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस का है तो इसके बगल में क्या आएगा? 117। इनर्ट गैस का ग्रुप कौन सा होता है? 18 ग्रुप। तो इसका ग्रुप कौन सा होगा? 17th ग्रुप। होगा कि नहीं होगा? इसका ग्रुप कौन सा होगा? 17th ग्रुप। अगर इसका 17th ग्रुप है और पीरियड कौन सा हो गया? दिस इज द फर्स्ट पीरियड, दिस इज द सेकंड पीरियड, दिस इज द थर्ड पीरियड, दिस इज द फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड। तो यहां पर ये जो एलिमेंट है ये 7th पीरियड में है, प्लस इसके पास 17th ग्रुप है, तो ओवरऑल जब आएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। क्योंकि उसने क्या पूछा है? x प्लस y पूछा है ना। x क्या पूछा बोला उसने? x ग्रुप बोला, सॉरी। तो x ये है और y ये है, ठीक है ना। बस आपको ऐड करना है और वैल्यू निकालनी है, आपको ऐड करना और वैल्यू निकालनी है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है ना, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बता दो किसका ज्यादा होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग इफेक्ट बतानी है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बताना है? s ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट। आपको पता है कि s की सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट 27 है, सॉरी s की सबसे ज्यादा होती है, p की उसके बाद, d की उसके बाद, और f की सबसे कम। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बेटा कि s का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो उसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? स्क्रीनिंग ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो s की सबसे ज्यादा, अगर s की सबसे ज्यादा है, अगर s की सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा s की, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 3rd। ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट, ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट। ठीक है ना। तो बेटा बस इस पार्ट में इनऑर्गेनिक, इसमें इस पेपर में इनऑर्गेनिक इतना ही। देखो पेपर बहुत आसान था, पेपर बहुत सिंपल था, बस थोड़ा थोड़ा फंसे होंगे। अगर तुम लोग फंसे होंगे तो कोशिश करा करो कि जब आप तुम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो एक तो डाउट्स आपके सारे क्लियर होनी चाहिए, पहला चीज। दूसरी चीज, आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि इनऑर्गेनिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी भी पेपर गलत होने के चांसेस नहीं रहते। ठीक है, तो बस आज के पेपर में बस इतना ही। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे। ठीक है, बट आपका नेक्स्ट सोल्यूशन बचा है तो आप उस सोल्यूशन को सुनिए। एंड ठीक है, तो आज इनऑर्गेनिक में इतना ही, आपसे नेक्स्ट पेपर मिलेंगे। बट नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। एंड
ट्राई वर्किंग हार्ड वर्क करो और इनऑर्गेनिक में अच्छे नंबर डेफिनेटली अचीव होगा। ठीक है, चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, आज हम पार्ट टेस्ट 1 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पेपर जो भी आपके हो रहे हैं, आप इसका एक पूरा फाइल बना लीजिएगा, ताकि आप जब कभी दोबारा रिवीजन करते हैं तो आपको ये पेपर्स काम में आएंगे। ठीक है बच्चों, इधर उधर नहीं फेंक दीजिएगा, नहीं तो फिर आप ढूंढते रहेंगे, आपको पेपर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है बच्चों 28 से, तो क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है बच्चों, 28 में पूछा है कि टोटल स्ट्रक्चर फॉर C4H9, टोटल स्ट्रक्चर फॉर C4H9। ठीक है बच्चों, तो C4H9 एक बच्चों एल्काइल ग्रुप है, जो कि हम C4H10 से बनाते हैं। एक हाइड्रोजन को रिमूव करके C4H9 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा कि C4H9 के टोटल कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं। बच्चों आप देखिए कि C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बच्चों दो तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, और बच्चों दूसरा स्ट्रक्चर है CH3 CH CH3 एंड CH3। ठीक है, अब आप बच्चों इसमें देखिए टाइप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो A और B बच्चों मिरर इमेज है, B और A सिमेट्रिकल है। और बच्चों इसमें देखिए सब A टाइप के हैं, क्योंकि सब ये CH से जुड़े हुए हैं, और बीच वाला बच्चों डिफरेंट है। तो बच्चों इसमें H के हटाने के, इसमें बच्चों आप HA हटा सकते हो और HB हटा सकते हो। इसी तरीके से बच्चों इसमें भी हम दो काम कर सकते हैं, हम HA हटा सकते हैं, हम HB को हटा सकते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों देखिए यहीं से आंसर तो आ जाएगा कि 1 2 और ये 3 और 4। तो बच्चों इस स्ट्रक्चर में दो तरीके के कार्बन है, तो उतने ही तरीके के हाइड्रोजन है। इसमें बच्चों 2 टाइप का कार्बन है और 2 टाइप का हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बच्चों आंसर तो आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा इसमें 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, उस हिसाब से बच्चों आंसर है आपका 1। ठीक है, आंसर है बच्चों 4। ऑप्शन में जाएं तो ऑप्शन है बच्चों आपका फर्स्ट। ठीक है, तो बात समझे बच्चों। तो इसमें 4 तरीके कौन से हैं वो भी मैंने आपको बताए थे, CH3 CH2 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 एक ये बच्चों, B वाले को हटाया आपने तो CH3 CH और CH2 CH3 बच्चों ये, और एक टाइप यहाँ से मिलेगा बच्चों आपको CH3 CH CH2 CH3 और बच्चों CH3। ठीक है बच्चों, 4 अल्काइल ग्रुप पॉसिबल हैं। आंसर है बच्चों इसमें 1, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो 28 के बाद देखते हैं बच्चों 29, क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों 29 में हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ऑल अल्कोहल ऑफ ऑल द टर्सरी अल्कोहल। तो बच्चों टर्सरी अल्कोहल आपको बताना है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14O। बच्चों आपसे पूछा है कि टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो टर्सरी अल्कोहल के लिए बच्चों आपको पता है कि ऐसा कार्बन, ठीक है, COH वाला कार्बन टर्सरी अल्कोहल होता है, और इसमें बच्चों ये कार्बन कैसा होना चाहिए, टर्सरी। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, तो अरेंजमेंट हम बच्चों देखते हैं, एक कार्बन से स्टार्ट करते हैं कम से कम, फिर बच्चों यहाँ पर भी एक कार्बन ही रखते हैं। ठीक है, तो 3 मतलब फ्री वैलेंसी है बच्चों इसमें, तो इसमें एक में CH3 रखा, दूसरे में CH3 रखा। अब बच्चों 6 कार्बन है, हमने 1 2 3 को तो रख दिया, बच्चे आपके 3 कार्बन, तो 3 कार्बन हो गए बच्चों कौन से, C3H7। तो आप देखिए, ठीक है, तो ये अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा 7 और 3 10 और 13 और ये 1 आपका मिला 14। ठीक है, तो बच्चों ये प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। C3H7 को बच्चों हम दो तरीके से लिख सकते हैं, प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। तो बच्चों यहाँ से दो तरीके के टर्सरी अल्कोहल बनेंगे, एक बार मैं बच्चों आपको बता देता हूँ बना करके। CH3 और ये OH, CH2 CH3 ये होगा बच्चों, और इसका दूसरा अरेंजमेंट बना OH CH3 एंड आइसोप्रोपाइल। ठीक है बच्चों, जरूरत नहीं है बनाने की,
आपको तो ऑप्शंस में डायरेक्ट देखना था। तो C3H7 को दो तरीके से लिखते हैं और ये दो तरीके हो गए। फिर अब बच्चों इसमें कहा था कि इस अरेंजमेंट के बाद हम क्या करें कि एक कार्बन को हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पर कार्बन के नंबर को बढ़ाते हैं। धीरे धीरे कार्बनों की संख्या को बढ़ाना है और COH, ठीक है बच्चों। दूसरे को ऐसे ही फिक्स रखें CH3। और बच्चों देखिए अब एक कार्बन गया तो यहाँ पर बचेंगे C2H5, ठीक है बच्चों। अब C2H5 को एक ही तरीके से लिखते हैं, ये इथाइल ग्रुप ही है, इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब बच्चों अब इसमें आगे कार्बन नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि C3H7 हो जाएगा, फिर से वो रिपीट कर जाएगा। तो बच्चों एक अरेंजमेंट ये, एक अरेंजमेंट ये, टोटल बने बच्चों आपके टोटल 3, ठीक है। तो 3 हम टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं बच्चों। आंसर है आपका 2, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। 29 के बाद बच्चों नेक्स्ट देखते हैं 30। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 में बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H4Cl2, ठीक है। तो C3H4Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साइक्लिक आइसोमर्स बनाने हैं, साइक्लिक आइसोमर्स, ठीक है। और वो साइक्लिक आइसोमर्स बनाने हैं जिनमें सिर्फ स्ट्रक्चरल को देखना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो बच्चों देखिए साइक्लिक है तो बच्चों इसमें तो 3 कार्बन है, 3 का रिंग बना दिया और 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट बच्चों सेम कार्बन पर हो सकते हैं या ये सब्स्टिट्यूएंट बच्चों एडजेसेंट कार्बन पर हो सकते हैं। बच्चों इसमें सिर्फ 2 ही तरीके हमें नजर आते हैं, सेम कार्बन पर और एडजेसेंट कार्बन पर 2 क्लोरीन आ जाए तो बच्चों इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे, 2 आइसोमर्स, ठीक है। और 2 आइसोमर्स दिए हैं बच्चों ऑप्शन 2 में, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखिए 31। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज रॉन्ग IUPAC नेम। तो बच्चों कुछ IUPAC नेम लिखे हुए हैं और इसमें देखना है कि मैचिंग जो दिया है सही है या नहीं है। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें फर्स्ट में है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और C2H5। तो बच्चों ये एस्टर है, क्या है ये एस्टर है और एस्टर की नेमिंग होती है अल्काइल एल्केनोइड से। तो बच्चों ये क्या है, ये वाला पार्ट जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है इसको अल्काइल बोलते हैं। तो ये इथाइल है, इथाइल। और टोटल कार्बन बच्चों इसमें 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट। तो ये बच्चों इथाइल ब्यूटेनोएट है और ये बच्चों सही मैच किया हुआ है, ठीक है। फिर बच्चों सेकंड देखिए CH3 CH CH3 CH2 CHO। अब बच्चों देखिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन काउंट करते हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ये मिला बच्चों 3 मिथाइल 3 मिथाइल, टोटल कार्बन है बच्चों 4 ब्यूटेनल। बच्चों आप इसको देखिए तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल लिखा हुआ है बच्चों, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए बच्चों, थर्ड में है बच्चों CH3 CHOH तो बच्चों OH ग्रुप नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जिस तरफ से नंबरिंग में सबसे कम मिल जाए बच्चों नंबरिंग वहीं से करते हैं। ये 1 2 3 एंड 4। तो बच्चों मिला 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है 3 मिथाइल और टोटल कार्बन है बच्चों 4, तो ब्यूटेन और 2 पर OH ग्रुप है 2 ऑल। तो बच्चों आप इसको अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है 2 मिथाइल 3 ब्यूटेनॉल। तो बच्चों यही गलत हो गया, आपका आंसर आ गया कि जो कि रॉन्ग IUPAC नेम है
ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन को भी देख लीजिए बच्चों, तो फोर्थ में है CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये 1 2 3 इस साइड से भी गए तो थर्ड नंबर पर है, लेकिन इधर बच्चों सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, इस तरीके से लिखेंगे बच्चों उसको। तो ये है बच्चों 2 मिथाइल, टोटल बच्चों कार्बन है 5 पेंटेन 2 ओन, ठीक है। बच्चों इसका भी नेम सही लिखा हुआ है, 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन लिखे या पेंटेन 2 ओन लिखे, ये बच्चों ये एक ही बात होती है। बच्चों 31 हमने सॉल्व कर लिया, 31 का बच्चों आंसर है 3। ठीक है बच्चों, 31 के बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। बच्चों 32 में हमसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N। बच्चों C3H9N मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कितने आइसोमर्स बनेंगे वो हमें निकालने हैं बच्चों। देखिए एमीन है, ठीक है, तो एमीन को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन बच्चों होते हैं, ठीक है। हम बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो अगर हम देखें इसको NH2 निकालें बच्चों हमें यहाँ से बाहर, ठीक है, तो अगर हम प्राइमरी एमीन की कोशिश करते हैं तो आपको मिलेगा क्या बच्चों C3H7, ठीक है। अगर ये एमीन है तो आप बच्चों इसका NH2 बाहर कर लीजिए, तो क्या मिलेगा C3H7, ठीक है। अब बच्चों C3H7 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, कौन से दो तरीके, प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो प्रोपाइल मिला बच्चों आपको CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। और आइसोप्रोपाइल क्या बना बच्चों CH3 और CH3, ये बच्चों आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और इसमें NH2 लगा दिया, तो 1 डिग्री एमीन बना लिया बच्चों हमने। अब हम ट्राई करते हैं, 1 डिग्री के सारी पॉसिबिलिटीज लिखी हमने, अब हम क्या करते हैं बच्चों 2 डिग्री वाला बनाने की कोशिश करते हैं। तो 2 डिग्री के लिए बच्चों क्या है, NH चाहिए इस तरीके से। अब NH है, 3 कार्बन है, कम से स्टार्ट करो, एक तरफ कंजूसी से चलना है बच्चों अपने को। तो ये आ गया बच्चे 3 थे, एक लिखा बच्चे 2 कार्बन, तो बच्चों ये क्या जाएगा C2H5। तो बच्चों इसके लिखने का एक ही तरीका है कि इथाइल ही रहेगा, मिथाइल मिथाइल ही रहेगा। अब बच्चों इसके बाद हम 3 डिग्री की ट्राई करते हैं। तो 3 डिग्री क्या है बच्चों, 3 डिग्री एमीन में 3 फ्री वैलेंसी, और 3 फ्री वैलेंसी में कम से कम हर जगह एक कार्बन तो चाहिए। एक कार्बन क्या होता है बच्चों CH3, और ये CH3 और ये CH3, तो इसका भी एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो आपने टोटल कितने बना लिया आइसोमर, टोटल बन गए 4, ठीक है। और इस हिसाब से देखिए 4 आंसर कहाँ दिया हुआ है, आपको दिया है, आंसर है फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है बच्चों, बात समझ गए, ठीक है। ये 32 था। तो बच्चों देखने क्वेश्चन हमने जो आपको लेक्चर के टाइम पर जो जैसे एग्जाम्पल्स कराए थे, नीट में वैसी चीज़ें काफ़ी रिपीट होती हैं। आपको थ्योरी जो लेक्चर है उसके प्रॉपर नोट्स बना करके उसको आपको स्टडी करते रहना है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में पूछ रहा है कि IUPAC नेम, तो IUPAC नेम है बच्चों CH3 CH2 और CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ठीक है बच्चों। अब देखिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम डबल बॉन्ड से ही नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 ही इसमें बच्चों प्रिंसिपल चेन है 5 कार्बन की। तो आप देखिए 3 पर इथाइल लगा हुआ है, तो 3 इथाइल और 2 मिथाइल, टोटल कार्बन है बच्चों इसमें कितने में 5, तो पेंटीन, ठीक है बच्चों। ये इसका IUPAC नेम है। तो आप देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया है जहां पर 3 इथाइल है, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल 1 पेंटीन लिखे या पेंट 1 इन लिखे या पेंटीन लिखे बच्चों, एक ही बात है। तो ऐसा आंसर है आपका 3, ठीक है। जो 33 के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। तो 34 में पूछ रहा है बच्चों हमसे, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स। तो बच्चों इसमें एक चीज समझिए कि जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे एस्टर है, एसिड है, साइनाइड है, एल्डिहाइड है,
ये कभी भी बच्चों इनमें पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होती है, क्योंकि जब भी ये COOH जहाँ से भी होगा वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, CHO ग्रुप जहाँ पर भी होगा हम वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। साइनाइड जहाँ पर होगा हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखिए, तो ऐसे ऑप्शन में थर्ड आंसर में जो ऑप्शन थर्ड है आपका बच्चों, उसको देखिए, उसमें लिखा हुआ है कुछ ऐसे COOH और ऐसे COOH। ठीक है, तो जो पोजीशन अब फंक्शन ग्रुप देखें तो ये 1 2 3 और 4। ठीक है, ये क्या मिला 1 2 और 3। तो इसमें बच्चों देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप अपनी जगह पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये पोजीशन नहीं है। ठीक है ना, और बाकी ऑप्शन में देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है उसको भी आप देखिए, ये OH और ये OH है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, और बच्चों इसमें देखिए आप। ठीक है, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH फर्स्ट नंबर पर है, यहाँ पर सेकंड नंबर पर है, तो ये बच्चों पोजीशन आइसोमर्स है। ठीक है, तो इसमें आंसर तो आपको मिल गया है 3। हम सेकंड ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं बच्चों। सेकंड ऑप्शन में दिया है ऐसे, तो बच्चों ये ईथर है। तो ईथर में हम अगर हम नंबरिंग करते हैं बच्चों, तो मिलेगा कुछ ऐसे 1 2 3, और बच्चों इसमें देखिए ये मिल जाएगा आपको 1 और 2 एंड 3। तो बच्चों यहाँ देखिए ये फर्स्ट नंबर पर मिथॉक्सी लगा हुआ है, और ये बच्चों सेकंड नंबर पर मिथॉक्सी लगा हुआ है। बच्चों इसमें क्या है, पोजीशन आइसोमर बच्चों इसमें बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला। तो बच्चों फोर्थ वाले में देखिए बच्चों आप इसको देखिए, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये मिल रहा है बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। बच्चों इसमें देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो सेकंड पर C डबल बॉन्ड O और थर्ड पर C डबल बॉन्ड O है। तो बच्चों इसमें भी पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकती है। बच्चों मेटामर्स भी हैं, इनको मेटामर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि जो पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, तो जो नहीं है तो COOH ग्रुप में बच्चों कभी भी पोजीशन नहीं बनती है। और जो मेटामर्स है, मेटामर्स में बच्चों चेन या पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकती है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है बच्चों किसको, मेटामेरिज्म को। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 34 आंसर है बच्चों आपका 3। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं 35। ठीक है बच्चों, तो 35 में पूछ रहा है इनका रिलेशन आपको बताना है आपस में क्या है। तो 35 में एक तो दिया है बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O और O CH2 CH3। ठीक है, और दूसरा दिया है बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 O CH3। तो बच्चों देखिए, एक एस्टर है और दूसरे में कीटोन और ईथर वाला ग्रुप दिया हुआ है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों CH3 है, CH2 भी है और CH3 इस तरीके से देख रहे हैं। तो बच्चों इसमें देख रहे हैं कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ गए। ठीक है, तो ये तो एस्टर आ गया और इसमें दो तरीके के फंक्शनल दिख रहे हैं, कीटोन और ईथर। तो बच्चों ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो 35 वाला आंसर है बच्चों 3। ठीक है, These both related as a functional isomers। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36। बच्चों 36 में हमसे बात कर रहा है द कंपाउंड विच इज नॉट आइसोमेरिक विथ डाइइथाइल ईथर। बच्चों डाइइथाइल ईथर क्या है, CH3 CH2O, ये ईथर हो गया, डाइइथाइल एक तरफ इधर भी इथाइल होगा और इस तरफ भी इथाइल ग्रुप होगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि नॉट आइसोमेरिक विथ ईथर। तो बच्चों ईथर है, तो ये ईथर है, और ईथर का अगर फंक्शनल आइसोमर की बात करें तो अल्कोहल उसका फंक्शनल आइसोमर होता है। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, जहां अल्कोहल और ईथर आ रहा होगा वो इसके आइसोमर हो सकते हैं, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें चेक करना रहेगा। तो देखिए, तो पहली बात कर रहा है कि N प्रोपाइल
मिथाइल ईथर। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए कह रहा है कि एन प्रोपाइल, तो प्रोपाइल क्या है बच्चों, CH3 CH2 CH2। तो एन मतलब क्या, नॉर्मल प्रोपाइल, ये प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोपाइल और मिथाइल ईथर, तो मिथाइल बच्चों यहाँ पर आ गया। तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बच्चों, ये इसका आइसोमर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जो आइसोमर नहीं है। दूसरे ऑप्शन में लिखा है बच्चों ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। तो ब्यूटेन 1 ऑल क्या है बच्चों, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो बच्चों अल्कोहल और ईथर आइसोमर्स होते हैं, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है बच्चों, ब्यूटेन 1 ऑल आ गया, तो ये भी बच्चों इसका आइसोमर है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में लिखा है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, तो बच्चों 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, तो बच्चों प्रोपेन ये हो गया, 1 पर OH है तो 1 2 एंड 3, ठीक है, और 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा है, तो बच्चों ये क्या है, ये भी इसका एक आइसोमर है, ठीक है। अब देखिए बच्चों फोर्थ में, अब यही बच्चा यही आंसर आ गया बच्चों आपका। तो फोर्थ में लिखा है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन बच्चों क्या है, कीटोन है, तो कीटोन तो होगा ही नहीं क्योंकि तो इसमें तो DU 0 है, क्योंकि इसमें कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं दिख रहा है। तो ब्यूटेनोन क्या है बच्चों, ब्यूटेनोन तो कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3 1 2 3 4 कार्बन। बच्चों इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी इससे मैच नहीं करेगा, और दूसरा इसमें बच्चों क्या है, DU 1 है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और बच्चों इन सब का अगर देखो आप तो इनका DU क्या है, DU 0 है, ठीक है। तो सेम DU पर सेम जनरल फॉर्मूला बनता है, और वो ये आइसोमर इसका नहीं है बच्चों, ठीक है। बच्चों आंसर आ गया 4। तो जो 36 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बच्चों हमसे पूछा है कि एलाइल और बेंजाइल ग्रुप क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एलाइल क्या है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाला जो कार्बन है उस पर फ्री वैलेंसी आती है, उसी को हम एलाइल कार्बन बोलते हैं, तो यही एलाइल ग्रुप हो गया। बेंजाइल ग्रुप क्या है बच्चों, बेंजीन रिंग के बाद वाला कार्बन, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, इसके बाद वाला कार्बन, तो ये बच्चों है बेंजाइलिक कार्बन, और ये है बच्चों एलाइलिक कार्बन, ठीक है। तो ये बच्चों ग्रुप क्या है, इसको बोलते हैं एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप है ये, और ये बच्चों क्या है, बेंजाइल ग्रुप है, ठीक है। तो एलाइल और बेंजाइल ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, थर्ड, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखिए 38 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलॉगस सीरीज हैज इनकरेक्ट जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो 38 में देखिए बच्चों, 38 में क्वेश्चन आ रहा है जनरल फॉर्मूले से, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। तो बच्चों देखिए अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में हमने आपको बताया था, अल्कोहल में जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n+2O, क्योंकि अल्कोहल में बच्चों OH ग्रुप होता है और कार्बन की चेन सैचुरेटेड है, तो CnH2n+2O वाले जनरल फॉर्मूले को अल्कोहल फॉलो करते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको जनरल फॉर्मूला नहीं भी याद है तो हम क्या करते हैं कि N की वैल्यू रख करके भी चेक कर सकते हो। अगर मान लो बच्चों सिंपलेस्ट अल्कोहल क्या होता है, सबको पता होता है बच्चों, CH3OH होता है, तो अगर आप N की वैल्यू 1 रखो तो अगर ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है तो ये CH3OH बन जाना चाहिए था। तो आप देखिए आपको क्या नजर आता है, N1 पर कार्बन 1 हो गए, अब N1 पर ये 4 हो जाएंगे, H4 और O। अब बच्चों अगर ये अल्कोहल है तो OH ग्रुप तो होगा ही इसमें, तो आप क्या करो CH, अब OH बाहर कर लीजिए तो 3 ही हाइड्रोजन बचेंगे, ये इससे मैच कर जाता है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे कोई रटने की जरूरत नहीं जनरल फॉर्मूले, वैसे तुमने तरीका बताया है कि अल्कोहल होता है तो CnH2n+2O होगा। अगर बच्चों एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है बच्चों, C डबल बॉन्ड O होता है, डबल बॉन्ड आने से फॉर्मूले में CnH2nO आ जाएगा। अगर बच्चों यही एसिड है, एसिड में 2 ऑक्सीजन होते हैं तो CnH2nO2 होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों इसी तरीके से देखिए, तो दूसरे पूछ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों होता है CnH2nO2, ठीक है। तो आप इसमें भी हम चेक कर सकते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है या नहीं, तो आप N की वैल्यू 1 रखो, और सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों क्या है, फॉर्मिक एसिड होता है, तो आप निकाल सकते हो इसमें से, ठीक है।
ठीक है। तो n अगर हम 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, C और H2 और O2। तो CH2O2 बच्चों ये क्या है, ये है HCOOH, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन कार्बन और 2 ऑक्सीजन फॉर्मिक एसिड बन गया। तो आप ऐसे बच्चों हर चीज का आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर पता होता है, बना सकते हो, जैसे अल्कोहल है, एसिड है, एल्डिहाइड वगैरह का, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का बच्चों जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO। एक ही ऑक्सीजन होता है बच्चों उसमें, ठीक है, डबल बॉन्ड है बच्चों। यही देखिए आपको दिया हुआ है CnH2n+1O और अब पूछ क्या रहा है कि इनकरेक्ट जनरल फॉर्मूला। तो बच्चों इनकरेक्ट जनरल फॉर्मूला ये सही है, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, CnH2n+1O, तो ये दिया हुआ है, ये तो गलत हो गया बच्चों, ठीक है। होना ये चाहिए था लेकिन दे रखा है ये। फिर है बच्चों एल्काइन। तो एल्काइन है बच्चों CnH2n-2, ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों। आप अगर चेक करना चाहते हो तो देख सकते हो, अगर भूल जाते हैं तो n वैल्यू 2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो n 1 नहीं होगा, क्योंकि एक कार्बन में तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकते आप, तो n कम से कम 2। एल्कीन में भी बच्चों यही होता है कि n 2 तो होगा ही, क्योंकि डबल बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में, तो 2 तो कार्बन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो n 2 पर क्या मिलेगा बच्चों, C2H। अब ये देखिए 2 × 2 4 और माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2 C2H2, ठीक है बच्चों। तो हमने 38 क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बच्चों 39 हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज आइसो ग्रुप। बच्चों आइसो ग्रुप के लिए CH3CH CH3 एक टर्मिनल पर ये चाहिए और दूसरे टर्मिनल पर बच्चों हमें CH2 चाहिए, ठीक है। तो इनको मिलाकर के आइसो ग्रुप बन जाता है, ठीक है। आइसो प्रोपाइल बच्चों सबसे सिंपलेस्ट होता है, तो उसमें 3 ही कार्बन है, तो उसमें ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर हम बच्चों फर्स्ट देखें तो फर्स्ट है CH3CH एंड CH3, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल, ठीक है। ये तो आइसो प्रोपाइल है, आइसो आ रहा है इसमें। बच्चों सेकंड देखिए, सेकंड में है CH2 CH CH3 एंड CH3। तो बच्चों इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ये है बच्चों आइसोब्यूटाइल, ठीक है। बच्चों थर्ड में देखिए, तो थर्ड में क्या है, CH2 और CH CH3 और बच्चों इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये बच्चों आइसो इसको नहीं रखेंगे हम। तो आइसो के लिए क्या है, एक टर्मिनल पर CH3 CH CH3 इस तरीके का चाहिए और दूसरे टर्मिनल पर बच्चों ऐसा CH2 चाहिए, तो वो आइसो ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें ये चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या इथाइल ग्रुप आ गया, तो बच्चों यही आ गया आंसर आपका 3, ठीक है। और बच्चों फोर्थ है, उसको भी देख लीजिए। तो फोर्थ में दे रखा है बच्चों CH2 CH2 CH CH3 एंड CH3, ठीक है। बच्चों आप इसको देखिए, तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन है बच्चों इसमें, इसको बोलेंगे आइसोपेंटाइल, ठीक है बच्चों। ये था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे पूछा बच्चों, IUPAC नेम पूछा है। तो CH3 CHOH कार्बन के साथ है बच्चों CH3 और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चों। OH फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग ऐसे करेंगे कि इसको कम से कम नंबर मिले, और बच्चों ये मिलेगा 3 मिथाइल। तो 3 मिथाइल बच्चों टोटल कार्बन है 4, तो ब्यूट
3 इन टू ऑल। ठीक है बच्चों, तो ये दिया है आपको आंसर 4 में दिया है बच्चों, इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो 40 के बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 41। 41 में पूछा है बच्चों हमसे ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन, और पूछ रहा है 1,3 ब्यूटाडाइन एंड 1,3 ब्यूटाडाइन। तो इनमें बच्चों पूछ रहा है कि इनका क्या रिलेशन है। तो बच्चों ब्यूटाइन की बात करें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन, बच्चों इसमें 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका भी बच्चों डी क्या है, 2 है, और 2 डबल बॉन्ड है, इसमें भी बच्चों DU2 मिलेगा। तो सेम DU सेम जनरल फॉर्मूला, बस डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो बच्चों इसको देखिए, तो 41 में आंसर है आपका बच्चों 3। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, अब बच्चों बात कर रहे हैं 42 की। तो क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए बच्चों। तो 42 में कह रहा है कि बेंजाइल अल्कोहल एंड क्रिसॉल। बच्चों बेंजाइल अल्कोहल क्या है बच्चों, ये बेंजाइल ग्रुप होता है CH2, और इसमें OH लगा दिया तो बन गया क्या, बेंजाइल अल्कोहल। और क्रिसॉल, क्रिसॉल बच्चों जनरल फॉर्मूला है, तो इसको लिखते हैं बच्चों OH एंड CH3। ठीक है, तो क्रिसॉल बच्चों कोई भी हो सकता है क्रिसॉल, जैसे ये है ऑर्थो क्रिसॉल, या कुछ नहीं लिखा है तो कोई भी क्रिसॉल हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे मेटा क्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल। क्रिसॉल कोई भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, ये मेटा वाला है बच्चों, मेटा क्रिसॉल, और ये क्या है, पैरा क्रिसॉल। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये अल्कोहल है, और बच्चों ये क्या है, फिनॉल है, क्योंकि OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इनको बच्चों क्या कहते हैं, हम फिनॉल कहते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल और फिनॉल बच्चों फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, इस हिसाब से बच्चों आंसर है आपका 3। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, इसकी वजह से बच्चों ये क्या फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो 42 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछ रहा है बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्काइन पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8। तो बच्चों C5H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसके कितने अल्काइन बनेंगे ये हमें बताना है। तो जो हमने तरीका बताया था कि हम क्या करते हैं, C5 कार्बन के स्केलेटन स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और 5 कार्बन के 3 तरीके के स्केलेटन स्ट्रक्चर बनते हैं बच्चों। एक तो ये, दूसरा बच्चों ये था, ये, और तीसरा स्ट्रक्चर था बच्चों ये है 5 कार्बन का। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड की लगाने की। तो देखिए हम, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो बच्चों एक ट्रिपल बॉन्ड हम यहां लगा सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर पर बच्चों एक अरेंजमेंट ये बन जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, फिर बच्चों हम ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर हमने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाया तो पेंट 1 आइन हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड बच्चों यहाँ लगाया तो पेंट 2 आइन हो जाएगा। अब आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि फिर से ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इसमें 2 तरीके बन गए। अब बच्चों आप बात यहाँ पर करते हैं, तो बच्चों हम ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं, तो एक अरेंजमेंट बना। ठीक है, अगर आप और भी सोचो ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं क्या इस स्ट्रक्चर में, तो आप सोचो कि अगर हम ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दें, अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाया तो 3 और 1 4 और 5 कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप समझो कि ट्रिपल बॉन्ड हम यहाँ लगा देते ऐसे, तो भी वही अरेंजमेंट 3 और 4 और 5 बॉन्ड बनने लगते, तो ये अरेंजमेंट बन नहीं पाएगा इस तरीके का। ठीक है, तो ये सिर्फ बच्चों एक तरीका इसमें बना, और इसमें भी आप ट्रिपल बॉन्ड प्लेस नहीं कर सकते हो। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड प्लेस करने की कोशिश करोगे, कार्बन की जान निकल जाएगी, 6 बॉन्ड बन गए, तो ये भी अरेंजमेंट इस तरीके से पॉसिबल नहीं होगा। तो 2 और 1 3, तो C5H8 के 3 अल्काइन बच्चों हम बना सकते हैं, और 3 अल्काइन दिया है ऑप्शन 2 में। ठीक है बच्चों, तो 43 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45।
देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। तो 44 में पूछ रहा है कि मेटामर्स पूछ रहा है, इनमें से कौन से पेयर मेटामर्स के हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, तो बच्चों ये एस्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इनमें देखिए कीटोन है, तो कीटोन भी बच्चों मेटामर्स बनाते हैं, ठीक है। बच्चों एस्टर है, एस्टर में भी मेटामेरिज मिलती है। तो मेटामर्स बनाने के लिए बच्चों ऐसा कम से कम डाईवेलेंट या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप चाहिए, तो एस्टर भी उस कैटेगरी में आता है। अब अगर बच्चों इसमें देखिए तो कीटोन में पोजीशन आइसोमेरिज्म भी बन जाती है। अब एस्टर है, तो एस्टर में देखिए बच्चों इस ऑक्सीजन से रिंग जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप वाले पार्ट से ये 6 मेंबर की रिंग जुड़ी हुई है। तो बच्चों देखिए ये मेटामर्स हैं, ये बिल्कुल मतलब अगर आप देखें मेटामर्स ये भी हैं, लेकिन ज़्यादा सही आंसर बच्चों आपको यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म बन जाती है, ठीक है। तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट में ज़्यादा बेस्ट आंसर मिलेगा बच्चों आपको एस्टर वाले पार्ट से। हम बाकी को भी देख सकते हैं बच्चों। अगर हम थर्ड ऑप्शन में देखें तो थर्ड में बच्चों दोनों ही जगह पर ये ऐसे NH2, ये बच्चों ये 1 डिग्री का एमीन है, और बच्चों इसमें भी NH2, ये भी बच्चों 1 डिग्री एमीन है। तो 1 डिग्री एमीन बच्चों ये तो सेम फंक्शनल ग्रुप है। बाइवेलेंट चाहिए तो ये आपका वो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, तो इसमें मेटामर्स नहीं बनते, ठीक है। फिर देखिए फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन में देख लीजिए बच्चों, ठीक है। तो ये क्लोरीन और आयोडीन है बच्चों, ये ब्रोमीन है, और इस तरीके से यहाँ भी कोई मेटामर्स बनने की कोई चांस नहीं है बच्चों, इसमें तो कोई फंक्शनल ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये पोजीशन आइसोमर्स है, इनमें अलग अलग पोजीशन दिया हुआ है, तो इसमें मेटामर्स की कोई चांस नहीं है, उसके लिए फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी था। बच्चों आंसर मिला, सही आंसर इन दोनों में से हो सकता था, लेकिन बेस्ट आंसर मिला बच्चों आपको 2, ठीक है। तो 44 के बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 45। अब 45 में पूछ रहा है इनका आपस में रिलेशन पूछ रहा है। तो ग्रुप देखिए बच्चों, ये OH है, ठीक है। फिर बच्चों दिया है ये बच्चों एसिड, और ये क्या है एस्टर, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकेंड, और तीसरा दे रखा है बच्चों OH, डबल बॉन्ड O और H। बच्चों ये क्या है अल्कोहल, और ये क्या है बच्चों एल्डिहाइड, ठीक है। बच्चों देख रहे हैं फॉर्मूले की बात करें तो मोलिकुलर फॉर्मूला अगर आप देखें तो 1 2 3 कार्बन यहाँ पर भी हैं, तो 1 2 3 कार्बन यहाँ पर भी हैं, तो उसमें देखिए 1 2 3 कार्बन बच्चों यहाँ पर भी हैं। तो रिलेशन पूछ रहा है, और सब के सब जो कि ऑप्शन में ही दिए हुए सारे आइसोमर्स है, तो जब सब आइसोमर्स है तो सबका मोलिकुलर फॉर्मूला तो बच्चों सेम ही होगा। अब देखिए डिफरेंट क्या है, इनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो रहा है, ये एसिड है, एस्टर है, इसमें अल्कोहल और एल्डिहाइड है, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से बच्चों ये क्या है, ये फंक्शनल आइसोमर्स है, जिसका जो है बच्चों ऑप्शन 2 है, ये क्या है फंक्शनल आइसोमर्स। तो बच्चों पेपर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का PT1 का पार्ट सॉल्व कर लिया है। बच्चों याद एक चीज रखना है कि नीट में पेपर कभी डिफिकल्ट नहीं आता, बस आपको सारे बेसिक पॉइंट बस याद होने जरूरी है। जितना ज्यादा आप चीजों को याद रखेंगे उतना ही अच्छा आपका पेपर जाएगा। पेपर में बहुत ही कठिन चीजें कभी नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है बच्चों।